हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम अपनी लेकर आए हैं पैट 2025 की प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 क्वेश्चन जीएस के सम्मिलित किए गए हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है आपके पैट 2025 का जो न्यू पैटर्न सिलेबस पे उस पर आधारित होंगे, जिसके अंतर्गत राजनीति, इतिहास, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित सभी क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जो कि कंडक्ट कराया जाना है 6 से 7 सितंबर 2025 को, उसके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट पेपर का पहला क्वेश्चन। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है? नागालैंड, केरल, मिजोरम या फिर मेघालय। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे पूछा गया है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल की है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नागालैंड। नागालैंड आपका भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है। अब इसकी कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए। राज्य के ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से प्लस है उनको साक्षरता देना, उन्हें कार्यात्मक साक्षरता देना अर्थात आपके एम्प्लॉयमेंट की शिक्षा देना, प्लस जितनी उनके बच्चे हैं 15 साल से प्लस वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या का 95% साक्षर होना, इसकी कंडीशन है पूर्ण राज्य दर्जा देने के लिए। तो ऐसा प्राप्त करने वाला कौन है? आपका नागालैंड है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जबकि दूसरा राज्य कौन सा है वो भी देख लीजिए, क्योंकि क्रम आपका पूछा जा सकता है। तो दूसरा राज्य है आपका त्रिपुरा और तीसरा राज्य जो आपका प्राप्त किया है वो है आपका गोवा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नागालैंड। संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 21 जून, 25 जून या फिर 30 जून। तो देखिए यहाँ पे क्या है, संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है, स्थिति नहीं है। यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा, तिथि है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। प्रत्येक 25 जून को आपका संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है आपके 2024 से। बीजेपी गवर्नमेंट ने आपके प्रत्येक 25 जून को संविधान हत्या दिवस की शुरुआत की है। अब क्यों की है वो भी समझ लीजिए। क्योंकि आपकी जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने 25 जून 1975 में इमरजेंसी लागू की थी, आपातकालीन लागू किया था, जो कि आपका एक गैर संवैधानिक तरीके से उन्होंने लागू किया था। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने प्रत्येक 25 जून को आपका संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। खमीर में किण्वन के दौरान पेरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड, सुक्रोज और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि खमीर का जब किण्वन होता है तो उसमें बनने वाला पेरुवेट किस में आपका किस उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात खमीर के किण्वन से ही आपकी एथेनॉल बनाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस आपका होता है खमीर के किण्वन से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बार दिवस मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु रामदास। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि कौन से गुरु हैं जिनके 4 पुत्रों की शहादत की याद में प्रत्येक 26 दिसंबर को, ये डेट आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है, वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को आपके मुगलकालीन राजाओं ने चिनवा दिया था, उनकी शहादत में हम प्रत्येक
26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या फिर लखनऊ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अकबर द्वारा निर्मित आपका एक पंचमहल है, वो कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? तो ये आगरा की एक भाग, ये आगरा में ही ये आपका पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने इसको बनाया है। अब पंचमहल क्यों कहा जाता है, देखिए ये इस शेप में आपका बना हुआ है कि आपकी 5 अलग अलग आपकी इमारतें नज़र आती हैं। इस तरह से आपका ये बना हुआ है, इसलिए हमें इसे पंचमहल की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल ये बौद्ध जो मठ होते हैं उनकी संरचना जो होती है ऊपर की तरफ, उनसे प्रेरित होकर ये बनाया गया है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है पंचमहल की कि ये आपका वाइट संगमरमर से आपका बना हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। पंचमहल के साथ साथ में आपके फतेहपुर सीकरी में और क्या क्या बनवाया था अकबर ने? तो अकबर ने वहाँ पर आपका बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो अकबर का शासनकाल आपका 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय इतिहास में सन 1556 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ घटित हुई थी? कोलकाता, सूरत, मद्रास या फिर दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय इतिहास में सन 1756 में एक घटित हुई थी काल कोठरी की घटना। इसे हम कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये कोलकाता में घटित हुई थी। अब काल कोठरी की घटना क्या है? तो देखिए 1556 में यहाँ का जो नवाब था बंगाल का, नवाब कौन था? तो नवाब था आपका सिराजुद्दौला। आप इसको भी याद रखिएगा, ध्यान रखना है। सिराजुद्दौला उस समय आपके यहाँ पे नवाब हुआ था। उन्होंने क्या किया कि एक कमरे में लगभग आपके 150 प्लस अंग्रेज़ों को एक घर में या कमरे में कैद कर दिया था। उनमें से 24 घंटे में बहुत ही कम या 2 या 3 लोग बच पाए थे और सभी लोग मर गए थे। इसी घटना को हम काल कोठरी की घटना कहते हैं, जो कि हुई है 1756 में। किसके शासनकाल में? नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में। कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में। इसी घटना को बेस बनाकर आपका जो पहला युद्ध हुआ था प्लासी का, वो इसी का निर्णायक युद्ध था, ध्यान रखिएगा, जो कि हुआ था आपका 1757 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। क्या है? उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। अरोड़ा आसिफ अली, मौलाना मजरूल हक, राम कुमार शुक्ल या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, राम कुमार शुक्ला आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की थी कि आप चंपारण आइए। तो उन्होंने वहाँ पर चंपारण क्या किया था? एक सत्याग्रह किया था। क्या किया था? सत्याग्रह। यहीं से आपका स्टार्ट हुआ था। ये घटना घटित हुई थी 1917 में। कहाँ पर है चंपारण? तो चंपारण आपका बिहार राज्य में आपका स्थित है। यहाँ पर आपकी एक कृषि पद्धति थी जिसे हम 3 कटिया पद्धति कहते हैं, अर्थात 3/20 भाग, इसे हम 3 कटिया पद्धति कहते हैं। उसमें आपके नील की खेती करना अनिवार्य था, ऐसा वहाँ के जमींदार लोगों ने कर रखा था। इसके विरोध में ही इसको सत्याग्रह किया गया था, चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राम कुमार शुक्ला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा के पत्थर से होकर निकलती है या बहती है? गोदावरी, बेतवा, गंगा या फिर नर्मदा। तो यहाँ पे देखिए मालवा का पत्थर नहीं है, क्या है आपका? मालवा का पठार है। ऐसी कौन सी नदी है जो मालवा के पठार से आपकी बहती है? गोदावरी, बेतवा, गंगा या नर्मदा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
4 आपकी नर्मदा नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। अब ये नर्मदा नदी के बारे में समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो मोस्टली आपकी वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, जबकि इसका फ्लो किधर है, तो इसका फ्लो आपका ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ है। उद्गम कहाँ पर हुआ है, तो उद्गम आपका अमरकंटक पहाड़ी में इसका उद्गम हुआ है, जो कि स्थित है आपके एमपी में। ये एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में गुजरते हुए अरेबियन सी में अपना पानी को फ्लो करती है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। ये आपकी फॉल्ट वैली से होकर निकलती है, व्रंश घाटी से होकर निकलती है, इसको भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, सतलज, चिनाब, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा नदी। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये आपका चिनाब नदी पर बनाया गया है। अब चिनाब नदी पर कहाँ बनाया गया है, तो एक जिला है रियासी। क्या नाम है आपका जिले का नाम, रियासी जिले का नाम है। ये आपको लर्न करना ही करना है। ये स्थित है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है आपकी 359 मीटर। ये इतना ऊंचा आपका बनाया गया है, ध्यान रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। भूपर्पटी पे खनिजों के रूप में कार्बन कितने प्रतिशत होता है, 21%, 0.3%, 0.02% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है भूपर्पटी की, कि खनिजों में कितने कार्बन परसेंटेज होता है। बात कर लेते हैं भूपर्पटी क्या है आपकी। तो मान के चलना कि ये अर्थ है आपकी, और अर्थ को हमने 3 लेयर में क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से आपकी अर्थ जब जो ऊपरी सरफेस होती है, ये इसे हम भूपर्पटी कहते हैं या फिर इसे हम कहते हैं क्रस्ट। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद में जो दूसरी लेयर होती है उसे हम मेंटल कहते हैं, और तीसरी जो लेयर होती है इनर वाली, इसे हम कोर कहते हैं। हमने 3 में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऊपरी सरफेस है उसमें कार्बन की कितने परसेंटेज मात्रा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 0.02% आपका कार्बन होता है भूप्रॉपर्टी में। भूप्रॉपर्टी में और कौन कौन से तत्व कितने परसेंटेज होते हैं समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूप्रॉपर्टी में आपकी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो होती है आपके 46.6%। इसके बाद दूसरी होती है आपकी सिलिकॉन की। सिलिकॉन की कितने परसेंटेज, तो 27.7%। जबकि थर्ड वन आपका आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम की परसेंटेज होती है 8.1%। तो इसका मतलब जब क्वेश्चन पूछा जाए कि भूप्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो वो है ऑक्सीजन की, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे पे आपका एल्यूमिनियम। यहाँ पे पूछा गया था कार्बन की परसेंटेज, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 0.02%। छपाई मशीन के आविष्कारक गुटेनबर्ग किस देश के थे, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या फिर इटली। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि छपाई मशीन के आविष्कारक ऑलरेडी आपको पता चल चुके हैं कि गुटेनबर्ग हैं। अब गुटेनबर्ग किस देश के थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और जर्मनी कहाँ पर है, तो जर्मनी आपका एक यूरोपियन कंट्री है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। प्रथम अफीम युद्ध कब शुरू हुआ था, 1819, 1839, 1840, 1850। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रथम आपका अफीम का युद्ध कब प्रारंभ हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम अफीम का युद्ध कब हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अफीम का युद्ध आपके 1839 में आपका ये हुआ है। अब बात करते हैं कि ये किन के मध्य हुआ है, तो ये हुआ है आपका चाइना और ब्रिटेन के मध्य। किसके मध्य हुआ है, चाइना और ब्रिटेन के मध्य ये युद्ध हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2।
राष्ट्रीय संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1919, 10 जनवरी 1920, 10 अगस्त 1919, 10 अगस्त 1920। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है आपकी किसकी? राष्ट्रीय संघ की, नेशन ऑफ लीग्स की स्थापना किस वर्ष आपकी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रथम युद्ध से आपके संबंधित हैं। सही आंसर होगा 10 जनवरी 1920 में इसकी स्थापना हुई है। ये कब हुई थी? तो जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, ख़त्म होने के बाद में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। ये वॉर चला था आपके 1914 से लेकर 18 तक। तो विश्व शांति के लिए इस लीग की स्थापना की गई थी कि जिससे कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी घटित घटना ना हो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? कामरान मिर्जा, शाह आलम द्वितीय, शेरशाह सूरी या फिर बहादुर शाह जफर। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है मुगल राज्य की, तो मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आपके सूरी वंश का राजा था। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था आपका 1540 से लेकर 45 तक का, शेरशाह सूरी का। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है आपका। कामरान मिर्जा, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर आपके मुगल साम्राज्य के संस्थापक या राजाओं में से एक हैं। इसकी स्थापना किसने की थी मुगल साम्राज्य की? तो स्थापना की थी आपके बाबर ने। कब की थी? तो ये 1526 ईस्वी में की गई है। जबकि अंतिम राजा कौन था मुगल कालीन? तो अंतिम था आपका बहादुर शाह जफर, 1857। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद। तो देखिए, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल में सांस्कृतिक में 4 सबसे बड़े ग्रंथों में हैं आपके ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन कौन सा है आपका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं आपके? तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना ही रखना है। आपके ऋग्वेद में ही आपके पुरुष सूक्त की बात की गई है। ऋग्वेद में ही आपके वर्ण विभाजन की भी बात की गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। तीसरी बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कश्मीर। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरी बौद्ध महासभा का सम्मेलन कहाँ पे किया गया था। इम्पोर्टेंट है आपकी टोटल जो महात्मा बुद्ध के समय की, महात्मा बुद्ध के समय के बाद बौद्ध धर्म को सम्मिलित करने के लिए आपकी 4 अलग अलग बैठकें हुई थी। तो वो 4 बैठकें कहाँ कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया आपका तीसरी बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। ये आयोजन किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था आपके अशोक मौर्य के द्वारा, जो कि उस समय का राजा था। 255 ईस्वी पूर्व इसका राज्य किया गया था, बीसी में किया गया, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एक एक करके। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है आपके राजगृह में। किसने कराया था? तो ये कराया है आपके अजातशत्रु ने। उस समय का आपका हर्यक वंश का राजा था अजातशत्रु। वैशाली में आपके द्वितीय बौद्ध संगति का आपका आयोजन किया गया था। ये कराया था आपके कालाशोक ने। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन आपके कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये कराया था आपके कनिष्क ने। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी को आपको लर्न करना ही करना है। पहली बौद्ध संगति, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 ही आपकी पूछी गई हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था तीसरी के बारे में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता के किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? कुबड़दार बैल, घोड़ा, गाय या फिर हाथी। तो देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी बात की जाती है किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कुबड़दार बैल के।
बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया या फिर पटना? तो देखिए यहाँ पर आपकी बात की जा रही है किसके बारे में? आपकी बात की जा रही है बिरसा मुंडा के बारे में कि इसका कार्यक्षेत्र कहाँ पर था। तो ये संताल जनजाति से बिलोंग करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। इसका जो कार्यक्षेत्र था वो पटना था, क्या सॉरी रांची था, जो कि आधुनिक समय में झारखंड में है। उस समय ये किसका ये संताल प्रदेश का आपका स्थान हुआ करता था। बात करते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा के अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। काफ़ी फेमस आपके जन क्रांति नेता थे। इनको हम धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस शहर में किया है? कानपुर, बेंगलुरु, गांधीनगर या फिर अमरावती? तो देखिए घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत के किस शहर में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कानपुर शहर में किया गया है। कानपुर शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। जिसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है आपकी 600 मेगावाट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कानपुर शहर में मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? जलियांवाला हत्याकांड, चोरा चोरी कांड, भगत सिंह को फांसी, असहयोग आंदोलन को वापस लेना? तो देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा किस घटना को हिमालयी भूल कहा गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चोरा चोरी कांड को इन्होंने हिमालयी भूल जैसा घटना कहा था। ये घटना कब घटित हुई थी? इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये घटना घटित हुई है आपके 22 फरवरी 1920 में। इसी घटना के बाद में आपके असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके 22 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। इसलिए महात्मा गांधी ने इसे हिमालय जैसी भूल कहा था। जबकि जलियांवाला हत्याकांड की बात करते हैं तो ये कब घटित हुआ था? तो ये घटित हुआ है आपके 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर की ये घटना है जिसमें लाखों लोग मारे गए, हजारों में संख्या में लोग मारे गए थे। जनरल डायर ने खुली जनता पर आपकी फायरिंग के ऑर्डर दे दिए थे। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क या फिर अटलांटा? तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई है, किस स्थान पर की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? तो ये यूएसए में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था, टारगेट क्या था इसका? तो इसका उद्देश्य था आपका भारत की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? 5 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1940, 14 दिसंबर 1940, 15 सितंबर 1946? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा। पहली बैठक कब हुई है? 40 की जगह आप 46 कर लीजिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें आपके अस्थायी रूप से किसे अध्यक्ष बनाया गया था? ये कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो अस्थायी समय से अध्यक्ष बनाया गया था आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी को, यानी DWC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़ या फिर होलकर? तो देखिए मराठाओं के द्वारा एक संधि की गई थी, किसकी? 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1,
पेशवा के आग्रह पर आपकी ये संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 पेशवा। लोकमाता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर उज्जैन। तो देखिए, लोकमाता देवी अहिल्या सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है आपके भोपाल में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भोपाल कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल आपके एमपी की राजधानी है, जिसके सीएम आपके मोहन यादव हैं। अब बात करते हैं आपके अहिल्या देवी जी के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है आपके मई 1725 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ है अहमदनगर में। कहाँ पर हुआ है? अहमदनगर में। और अहमदनगर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर कर दिया गया है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो अगर आपका क्वेश्चन की कोई भी ऑप्शन आता है तो ईजिली आप टिक कर पाएंगे अहिल्यानगर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे उच्च चोटी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, दक्कन का पठार, मालवा का पठार। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गुरु शिखर आपकी किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 अरावली पर्वत शिखर की आपकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है इसकी? तो इसकी ऊंचाई आपकी 1772 मीटर है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके राजस्थान की सबसे उच्च चोटी मानी जाती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी आपके जीवाश्म की बात की जाए कि निर्माण होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके अवसादी चट्टानों में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर या फिर मुंबई। तो देखिए, विश्व श्रव्य एवं दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 मुंबई शहर में इसका आयोजन किया गया है। अब मुंबई शहर में आयोजन कब किया गया है? तो 1 से लेकर 4 मई 2025 के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। आयोजन में कितनी लागत या कितने खर्च का लक्ष्य रखा गया है? तो उसमें रखा गया है आपके 50 अरब डॉलर के खर्च करने का आपका लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा आयोजन किया गया था? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लस आपका IMT इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए, यहाँ पे बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के बारे में। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है बड़े राज्यों में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक राज्य ने आपका शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जबकि छोटे राज्यों की बात करूँगा तो छोटे राज्यों में अगर आपने प्राप्त किया है वो है आपका सिक्किम राज्य। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला पर पूर्ण है। लोग और इस्पात उद्योग, यहाँ पर लोग नहीं है, क्या है? लो है आपका। कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग या फिर हीरा उद्योग। देखिए, यहाँ पे क्या है, एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसमें आत्मनिर्भर और पूर्ण श्रृंखलित पूर्ण है, तो वो होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 चीनी उद्योग। चीनी उद्योग किसके अंतर्गत आता है? तो चीनी उद्योग आपके प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आपका आता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि चीनी का जो निर्माण होता है वो शुगर कैन से होता है और शुगर कैन आपकी प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है। तो ये आपका बेस्ड है चीनी उद्योग प्राइमरी एक्टिविटी पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? मक्का, मटर, गेहूँ या फिर चना। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मक्का। अब बात करते हैं भारत में किस प्रकार की फसलें की जाती हैं। तो भारत में आपके 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं। नंबर 1 में की जाती हैं आपकी खरीफ फसल, दूसरी है आपकी रबी फसल, तीसरी है आपकी जायद फसल। देखिए वे फसलें जो आपके जून और जुलाई में बोई जाती हैं, जबकि अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती हैं, उनको कहते हैं हम खरीफ फसल। इनके उदाहरण क्या क्या हैं? तो आपके मक्का है उदाहरण, धान है आपका, बाजरा है जो कि अभी करंट समय में किया जा रहा है, तो खरीफ फसल है। रबी कौन सी होती हैं? तो ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और आपके मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं, उनको हम रबी फसल कहते हैं। जैसे आपका गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गई, ये सभी रबी फसल है। जायद कौन सी है? तो जायद आपकी जो सब्जी वगैरह होती हैं, तरबूज वगैरह होते हैं, उनको हम जायद फसल कहते हैं। जिनका उगना किस में ड्यूरेशन में माना जाता है? तो इनका माना जाता है अप्रैल मई से लेकर जून, यानी जो 3-4 महीने का गैप होता है गर्मियों का, उसमें उगाई जाती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मक्का। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? 67%, 33%, 55% है, यहाँ पे 60%। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण होना कितना वांछित है? कंपलसरी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 33% होना कंपलसरी है। ये कहाँ पर होना चाहिए? तो ये आपके मैदानी क्षेत्र की बात की जा रही है कि मैदानी क्षेत्र में 33% होना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपका पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर कितना होना चाहिए? तो वहाँ पर आपका होना चाहिए 66.67% होना कंपलसरी है। अर्थात आपके 2/3 होना कंपलसरी है। यहाँ पर आपका 1/3 कंपलसरी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये बोला गया है राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंड संग्रहित अधिक होता है? खादर, लेटेराइट, बांगर या फिर काली मिट्टी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों का संकेंद्रित सबसे अधिक आपका होता है? खादर में, लेटेराइट में, बांगर में या फिर काली मिट्टी में। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये चीज़ आप समझिएगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लेटेराइट मिट्टी में आपके कंकर पिंडों का संकेंद्र सबसे अधिक होता है। ये सही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आपके लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी वहाँ पाई जाएगी जहाँ पर आपकी बारिश सबसे अधिक होगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है? यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर एक जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया था। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए, लॉर्ड वेलेस्ली किसके लिए जाना जाता है? तो ये व्यक्ति सहायक संधि के प्रसार के लिए जाना जाता है भारत में। कब से कब तक शासन रहा था? तो 1799 से लेकर 1805 तक इसका शासनकाल रहा है आपके। लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये आपके भारत विभाजक माने जाते हैं। भारत विभाजन इन्हीं के समय आपका हुआ था और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ही आपके सती प्रथा पर क्या लगाया था? बैन लगाया था। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईपिक फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्टोरल पिक्चर आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड,
इलेक्ट्रिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो देखिए ईपिक आपका क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, पहले देख लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये है क्या वो भी समझ लो। जब आप अपने एक वोटर आईडी बनवाते हैं तो उस पर आपका एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर लिखा होता है। उसी नंबर को हम क्या कहते हैं? ईपिक नंबर कहते हैं। और ये नंबर कितने डिजिट का होता है? तो ये 10 डिजिट का नंबर होता है। ये वोटर आईडी पर आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये प्रथा यानी जो वोटर आईडी कब से लागू की गई थी? तो ये वोटर आईडी लागू की गई थी 1993 से। क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत में, विकासवादी सिद्धांत में, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत में, या इनमें से कोई नहीं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना का कारक कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत में इसकी चेतना का विकास दिया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? पुलिस, जंगल, कृषि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आपका समवर्ती में शामिल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई भी ऑप्शन समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। क्योंकि पुलिस, जंगल और कृषि तीनों ही जो आपके पॉइंट दे रखे हैं वो राज्य सूची के विषय हैं। अब ये राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची कहाँ पर दे रखी हैं? तो ये सभी की सभी आपको 7वीं जब अनुसूची पढ़ोगे उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कौन किस पर आपके पावर से कानून बनाएगा। एक होती है समवर्ती सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है आपकी संघ सूची। संघ सूची में आपकी सेंट्रल आपके कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य बनाता है, समवर्ती में आपके दोनों ही मिलके बना लेते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? 1919, 1992, 1991, 1990। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है, कब की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। 1992 में इसका एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट महोदय जी के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1992। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 3 वर्ष 9 महीने 18 दिन, 5 वर्ष 10 महीने 12 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन। देखिए इस क्वेश्चन को जब भी आप करें बड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि हम बचपन से ही रट्टा मारते चले आ रहे हैं कि संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था। आपने देखा 2 वर्ष वाला ऑप्शन है तो आप टिक कर देंगे इजीली, यहाँ पे तो आप टिक कर पाएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। लेकिन इसके दौरान आपकी कितनी बैठकें या कितने सेशन किए गए थे आपकी संविधान सभा के द्वारा? तो सेशन किए गए थे आपके टोटल 12। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत कैसा राज्य है? सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी, या फिर कल्याणकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत कैसा राज्य है आपका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। अब इसकी डेफिनेशन कहाँ पे दे रखी है? तो आर्टिकल नंबर जब आप 36 पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भारत के संविधान में दिया गया है। जब आर्टिकल नंबर आप पढ़ते हैं 36 से लेकर 51 तक, तो उसका मोटिव यही है कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये कहाँ पे दे रखे हैं? तो जो मौलिक नीति के निर्देशक तत्व दे रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, वहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? भाग नंबर 4 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश।
तो देखिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना एक संयुक्त परियोजना है जो 2 राज्यों की है। किन की है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके मोहन यादव। दोनों ने ही आपके हस्ताक्षर किए हैं। आपका इससे लाभ क्या होने वाला है, एम क्या है? तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, जहाँ पर आपके सूखे क्षेत्रों में आपकी एग्रीकल्चर नहीं होती है वहाँ पर। मान के चलिए मैं 2 रफली नक्शे बना लेता हूँ। जैसे ये आपके उत्तर प्रदेश का नक्शा है आपका इस तरह से, और इस तरफ से आपका ये एमपी का नक्शा है। तो यहाँ का जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में आपकी ये इस योजना से हमें लाभ मिलने वाला है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1949, 1954, 1962, 1965। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1962 को ये हस्ताक्षरित हुआ था। अब देखिए आपको पंचशील समझौता किसके बीच हुआ है? भारत और चीन के बीच में। इसमें आपके 5 सिद्धांत दे रखे हैं। क्या हैं आपके? 5 सिद्धांत आपके दे रखे हैं, जिसमें बोला गया है कि कोई भी एक दूसरे की बॉर्डर सीमा को क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की कूटनीति का सम्मान करेंगे। इस तरह के 5 सिद्धांत इसमें दे रखे हैं और ये सिद्धांत थे भारत और चीन के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, भारत या फिर ब्रिटेन? तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं छाया मंत्रिमंडल की प्रशासनिक व्यवस्था किसकी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन की ये व्यवस्था है। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? देखिए मान के चलिए कि आपका एक तरफ सत्ता पक्ष है और दूसरी तरफ आपका क्या है? विपक्ष है। तो सत्ता पक्ष के पास आपका मंत्रिमंडल होता है आपका, जो कि वर्क करता है, जिसके कैबिनेट वगैरह मंत्रालय वगैरह होते हैं। लेकिन विपक्ष भी एक अल्टरनेटिव मंत्रिमंडल बना के रखता है कि अगर आपके पक्ष की कभी सरकार गिर जाती है या कुछ काम करने में असमर्थ होती है तो ये एक्टिवेट यानी अपनी सरकार बनाते ही इस मंत्रिमंडल को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये आपके सिस्टम कहाँ पर लागू है? तो ये है आपके ब्रिटेन में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई? तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है आपका। विश्व जल दिवस की किस तिथि को आपका मनाया जाता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 प्रत्येक 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अदर ऑप्शन जैसे 22 अप्रैल को क्या करते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस करते हैं। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही 22 मई को हम विश्व जैव विविधता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 22 मार्च। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2030, 2035, 2040? तो देखिए यहाँ पर सतत विकास लक्ष्यों की बात की जा रही है। शॉर्ट फॉर्म में आप जानते होंगे SDG की। किसकी? SDG की किस वर्ष तक आपको प्राप्त करने के लक्ष्य रखे गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2030 तक हमें प्राप्त करने हैं। अब SDG के बारे में समझ लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके। टोटल कितने गोल सेट किए गए हैं? तो आपके 17 किए गए हैं। 17 के अंतर्गत भी कितने गोल सेट किए गए हैं? तो 169 सेट किए गए हैं। ये बैठक हुई थी आपके 2015 में, जिसमें टारगेट किया गया था कि हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना है 2030 तक। अब किस प्रकार के लक्ष्य हैं आपके? तो जैसे आपका SDG 1 है। देखिए SDG 1 में आपका क्या कहा गया है कि हम पूरी तरीके से आपके पॉवर्टी को ख़त्म कर देंगे, गरीबी को ख़त्म कर देंगे। दूसरे SDG 2 में क्या कहा था? तो उसमें कहा गया था कि नो हंगर,
पूरी तरीके से हम भुखमरी को ख़त्म कर देंगे। इस तरह के आपके 17 टारगेट फिक्स किए गए थे जिनको हमें प्राप्त करना है 2030 तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 11 जुलाई, 26 जुलाई या फिर 27 जुलाई। तो जीएसटी दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अब जीएसटी दिवस क्यों मनाया जाता है वो भी देख लीजिए। क्योंकि भारत में आपकी जीएसटी किस दिन से लागू कर दी गई है? तो लागू कर दी गई थी आपकी 1 जुलाई 2017 से। इसलिए प्रत्येक 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। अब जीएसटी दिवस होता क्या है, यानी जीएसटी क्या है? तो जीएसटी आपकी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है आपका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपकी इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है आपका? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया था? तो सबसे पहले लागू किया गया था आपके फ्रांस कंट्री ने। इसको भी याद रखिएगा, 1954 में। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा। प्रत्येक 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। कृषि विकास की नई रणनीति का सूत्रपात कब किया गया था? 1950, 1966, 1961, 1963। तो देखिए, कृषि विकास के लिए नई रणनीति का सूत्रपात कब किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1966 में। 1966 में ही आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। डेट थी आपकी 1966 और 67। किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में आपके नॉर्मन वॉरलॉग आए थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर के नाम से इन्हें हम जानते हैं। तो ये भारत में आपकी एग्रीकल्चर यहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट की गई थी, जिसका फ़ायदा हमें प्रोडक्शन में हुआ था। ये इसका फ़ायदा किन राज्यों में हुआ था? तो नंबर 1 पंजाब में गेहूँ, हरियाणा और आपके वेस्ट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1966। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? राष्ट्रीय आय, जीवन स्तर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण करने का आधार क्या होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। यही आधार होता है आपके महंगाई के भत्ते का निर्धारण करने का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रामनाथ कोविंद, डॉक्टर सुभाष कश्यप, गुलाम नबी आज़ाद या फिर संजय कोठारी। तो देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। रामनाथ कोविंद कौन थे? तो रामनाथ कोविंद आपके एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, भारत के भूतपूर्व आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उनका आपको अध्यक्ष बनाया गया है एक राष्ट्र एक चुनाव का। इस समिति के अंदर कितने मेंबर को नॉमिनेट किया गया था, चुना गया था? तो इसके अंतर्गत आपके मेंबर हैं 8 मेंबर हैं। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। इसका जो काम है वो ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव में कितना खर्चा आना है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, इस चीज़ पर आपका ये अपने विचार व्यक्त करेगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। स्वच्छ वायु, यहाँ पे वायु नहीं है, क्या है आपकी? एयर है, वायु है आपकी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार श्रेणी 1 में प्रथम स्थान किस शहर का है? सूरत, फिरोजाबाद, रायबरेली या फिर कानपुर। तो देखिए, यहाँ पर श्रेणी 1 की बात की जा रही है कि प्रथम स्थान किसका है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूरत का प्रथम स्थान है। अब सूरत कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात का एक शहर है।
जबकि श्रेणी 2 के अकॉर्डिंग आपके फिरोजाबाद का प्रथम स्थान आया है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। रायबरेली का प्रथम स्थान आया है आपके 3rd श्रेणी में, जो कि उत्तर प्रदेश का ही शहर है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पूछा गया था श्रेणी 1 में। स्वदेश दर्शन पहल किस मंत्रालय की है? यहाँ पर इनिशिएटिव है, पहल है आपकी गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो ये पहल आपकी की गई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका टूरिज्म को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, इंक्रीमेंट करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपके जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2025 जितने भी आपके डिटेल में करंट अफेयर्स हैं उनकी एक मास्टर क्लास आने वाली है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अंतर्गत जितने भी पैट 2025 में जो आपके टॉपिक दे रखे हैं, 10 टॉपिक से करंट अफेयर्स आना है, उन सभी को इन्वॉल्व किया गया है। वो टॉपिक्स और आपकी ये क्लास है वो उत्तर प्रदेश SI, UP PCS प्रीलिम्स 2025 जो अक्टूबर में होना है, इसी तरह से पैट 2025 सभी के लिए इस वीडियो को हमने सेट किया गया है, तैयार किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।